नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है, आपकी आने वाले समय में एक परीक्षा आ रही है जिसका नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा। और इस परीक्षा की तैयारी आप अपने स्तर से कर रहे हैं। यह जो स्तर आपका अपना भी हो सकता है और इसमें आप किसी और माध्यम की भी सहायता ले रहे होंगे। यहाँ पर जो पेपर होते हैं वो एक तो आपका अपना सब्जेक्ट का होता है और एक होता है इसका पेपर फर्स्ट, जो आपकी शिक्षण अभिक्षमता या कुल मिलाकर कहा जाए तो 10 बिंदु इसमें होते हैं। उन 10 टॉपिकों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वे बच्चे जो बीएड और एमएड करे हुए हैं, उसके बाद नेट की परीक्षा दे रहे हैं, या पीजी कर रखा है किसी और विषय, मतलब बीएड कर चुके हैं वो, तो वे कुछ हद तक इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन ऐसा है जो बीएड और एमएड में बताया जाता है। अगर बच्चे ने अच्छी तरह पढ़ रखा है तो उसको आसानी हो जाती है समझने में। बाकी जो केवल पीजी करे हुए हैं किसी और विषय में, उनको थोड़ी दिक्कत होती है पेपर फर्स्ट को समझने में। खैर, कोई बात नहीं है, अभी परीक्षा निकट आ रही है, आपने जो तैयारी कर रखी है वो अच्छी होगी। मैं आपका करवाऊंगा क्विक रिवीजन पेपर फर्स्ट का। उस क्विक रिवीजन में आपको मैं बिंदुवार जो होंगे वे आपको पीवाई को करवाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे शिक्षण अभिक्षमता की। और ये जो हमारा क्विक रिवीजन होगा पेपर फर्स्ट का, अगर आप इसको अच्छी तरह कर लेते हैं तो ये आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की। निम्नलिखित में कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? देखिए, हम बात कर रहे हैं क्लासरूम टीचिंग की, है ना, कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान। इसमें क्या है? इसमें है अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान। अधिगम होता है लर्निंग, है ना, यानी कि सीखना। अधिगम का प्रतिमान लर्निंग मॉडल्स और निर्देशात्मक है इंस्ट्रक्शनल मॉडल। तो अगर यहाँ इन दोनों की बात हम करते हैं, क्लासरूम टीचिंग में दोनों ही आवश्यक होते हैं। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान और अच्छी अभिव्यक्ति। दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। ये बोलना है कि एक तो जो क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि जो आपकी टेट सीटेट परीक्षाएं हैं किसी भी राज्य की, वहाँ ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर पेडागोजी की बात होती है। और यहाँ क्या है, देखिए, एक टीचर वही अच्छा होता है, वो उसके लिए मेन बिंदु जो है वो होता है विषय का ज्ञान। अगर टीचर को अपना विषय का ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या पढ़ाएगा, है ना। शिक्षण में उसकी चाहे रुचि हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको, लेकिन जो विषय वो पढ़ाएगा उसको वो ही नहीं पता तो वो क्या पढ़ाएगा। तो इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण सिर्फ एक कला है, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। देखिए, पहले जो क्वेश्चन है ना, आप जब भी कोई क्वेश्चन करें तो पहले उस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें कि आखिर वो जो क्वेश्चन है वो कहना क्या चाहता है। हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा सच नहीं है ना। अब शिक्षण सिर्फ एक कला है, तो वास्तव में अगर हम बात करें तो भाई देखो, ये कला ही तो है शिक्षण। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये उतना समझ में आएगा आपको, है ना। और ऑप्शन नंबर बी की हम बात करें तो शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है। हाँ भी, जो बीएड की टीचर ट्रेनिंग जो कोर्सेज हैं, बीएड और डीएलएड के या बीएलएड के, ये सब वही तो है प्रशिक्षण के कार्यक्रम। और एक है शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं। तो भाई अगर हम बात करें तो हम जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें कौन सा सच नहीं है, तो भाई सीधी सीधी बात है, इनमें से कोई भी सच नहीं है ना। देखो, शिक्षण सिर्फ एक कला है, सिर्फ एक कला। क्या केवल कला ही है? नहीं, शिक्षण विज्ञान भी है, कला के साथ साथ विज्ञान भी है। इसी तरह से शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो केवल प्रशिक्षण ही काम नहीं आता, इसमें बहुत कुछ काम आता है, ठीक है। और ऐसे आपका शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं। भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले चलता था कि शिक्षक केवल पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। लेकिन आज के समय में इसका उल्टा है, शिक्षक पैदा नहीं होते, सबको बनाया जा सकता है। तो जो ऑप्शन है डी क्या है, वो है उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से शिक्षकों में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? देखिए, कौशल को बोलते हैं स्किल। शिक्षक में सबसे वांछित यानी कि जो आवश्यक है, प्रमुख है, वो स्किल कौन सा है? पहला जो उसका ऑप्शन है वो है शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। दूसरा है निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना।
तीसरा है शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शीतलीकृत रखना, यानी कि उसको रिलैक्स करना। और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। वही सही सही कहा जाए तो शिक्षण के लिए ये चारों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन है सबसे वांछित यानी कि जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? वो है शिक्षक द्वारा कही गई बात को छात्र को समझ में आना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर टीचर पढ़ा रहा है और बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा तो बच्चे समझेंगे क्या? भले ही आप अपना जो सिलेबस है पूरा कर लो, वो आप कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसका। भले ही आप छात्रों को अपना रिलैक्स फील करवाओ, है ना, उन पर कोई टेंशन मत दो, उनको कोई बर्डन मत डालो, लेकिन फ़ायदा क्या होगा जब टीचर की बात बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। यानी कि आपकी भाषा आसान हो, आपकी भाषा अच्छी हो, तो सब कुछ इसमें आएगा। तो मेन चीज़ क्या है? शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र के समझ में आना। क्वेश्चन नंबर 5 है सूचियाँ दो, इन दोनों का मिलान करना है। यहाँ स्मृति स्तर, ग्रहण शक्ति स्तर और विचार शक्ति स्तर। स्मृति स्तर का है हर्बर्ट, ग्रहण शक्ति का है मॉरिसन और विचारशील स्तर का है हंट। तो ये बिल्कुल सही है। स्मृति का है हर्बर्ट और ग्रहण शक्ति का है मॉरिसन और विचारशील स्तर का है हंट। और इसका ऑप्शन नंबर ही बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, है ना। ऑप्शन नंबर बी है बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। सी है चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर और डी है स्मृति स्तर, चिंतन स्तर और बोध स्तर। पहली बात ये कि आखिर ये है क्या चीज़? देखिए स्मृति होती है मेमोरी, बोध होता है अंडरस्टैंडिंग और चिंतन होता है रिफ्लेक्टिव, ठीक है। तो स्मृति, बोध और चिंतन, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है, इसका उत्तर यही है। अब ये है क्या? आपको यहाँ दिख रहा होगा मैंने कुछ निशान पर टिक भी लगा रखे हैं ये, और ये नहीं कि भाई ये मैंने लगाए हैं, ये लगाए थे किसी और ने, ये तो मुझे बस लेना पड़ा। अब बाकी मैं आपको बता दूँ आखिर स्मृति, बोध और चिंतन की स्तर है क्या चीज़। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नेट के अलावा भी और परीक्षाओं में जो शिक्षण से संबंधित है। स्मृति, बोध और चिंतन, जब आप कोई परीक्षा देते हैं ना, कोई परीक्षा आपकी कल है या परसों है, चलिए छोड़ते हैं, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। कोई परीक्षा है आपकी 1 साल बाद और आपसे आज पढ़ने के लिए बोला जाए, आप 1 साल के बीच में जो किताब होगी पढ़ नहीं पाएंगे, उसको बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना, एक एक लाइन को कई कई बार पढ़ेंगे और आपको हो सकता है वो याद भी ना हो। लेकिन अगर परीक्षा आपकी कल आती है तो आप आज ही आज में उस किताब को 2 बार पढ़ लोगे और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ये होता है स्मृति स्तर। अब इसमें आगे भी है, आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देकर घर आए, खाना खाया और आप अगले दिन की तैयारी में जुट गए क्योंकि पेपर आपका नेक्स्ट डे भी है। तो अब क्या है, खाना खाना तक ठीक था वो, लेकिन जब आप खाना खाने के बाद में आप दूसरे विषय की तैयारी करने बैठ गए तो जो पहला वाला था ना, जब आप नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देकर आओगे तो पहला पेपर आप सारा का सारा उस समय तक भूल चुके होगे। क्यों? इसी को बोलते हैं स्मृति स्तर का शिक्षण। स्मृति स्तर वो है कि जिसमें याद तो हो जाएगा लेकिन वो तुरंत का तुरंत मिट भी जाएगा, ये होता है स्मृति स्तर का। बोध स्तर थोड़ा अच्छा होता है, बोध होता है अंडरस्टैंडिंग, जो आपने पढ़ा है आप उसको समझ गए हो, है ना। और चिंतन जो होता है वो सबसे ज़्यादा सुपर माना जाता है इसमें। देखिए स्मृति स्तर सबसे बेकार है, लेकिन बोध स्तर जो है थोड़ा अच्छा होता है। बोध स्तर में जो स्मृति स्तर है ये दोनों होते हैं और चिंतनशील स्तर में स्मृति, बोध, ये सारे स्तर उसमें हो जाते हैं। सबसे अच्छा माना जाता है चिंतनशील स्तर, जहाँ बच्चा खुद चिंतन करे, खुद समझे और खुद सब वो काम बताए। ऐसा जो नॉलेज बच्चा लेता है वो उसको हमेशा याद रहती है, उस नॉलेज ज्ञान को वो कभी भूल नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो फ्री वेरिएबल्स है, आखिर वो कौन है स्वतंत्र चर? शिक्षक है, शिक्षार्थी है, माता पिता है, संस्थान है। अब आप सुन लीजिएगा, देखिए मैं बात कर रहा हूँ शिक्षण अधिगम, है ना, टीचिंग लर्निंग की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर टीचर भी होगा, स्टूडेंट भी होंगे, क्लासरूम भी होगा, फर्नीचर भी होगा, सब कुछ होगा। क्लास में जब टीचर जाता है बच्चे बैठे होते हैं, अगर टीचर ना जाए तो क्या बच्चे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्लास में टीचर गया, बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, वहाँ टीचर की मर्जी है, वो चाहे 2 लाइन पढ़ाए या 10 या पूरा पूरा चैप्टर ख़त्म कर दे, उस पर कोई प्रेशर नहीं है उस पर किसी चीज़ का, वो होता है बिल्कुल फ्री। लेकिन बच्चों को अगर 2 पढ़ाएगा 2 पढ़नी पड़ेंगी, 10 पढ़ाएगा 10 पढ़नी पड़ेंगी, बच्चों को वो पढ़नी पड़ती हैं। अब क्योंकि टीचिंग लर्निंग की बात हो रही है तो यहाँ पर
माता पिता का तो रोल ही नहीं है कुछ भी उसमें रोल होता है शिक्षक का, है ना। संस्थान क्या है, देखो स्कूल कॉलेज जो भी हैं वे केवल एक फैसिलिटी देते हैं, बिल्डिंग की, ब्लैक बोर्ड की, कुर्सी की, पंखे की, और क्या देंगे वो। लेकिन अगर हम टीचर की बात करें, टीचर उनके साथ भी या उनके बिना भी पढ़ा सकता है। तो महत्वपूर्ण कौन होता है, टीचर। टीचर बिल्कुल फ्री है बच्चों को करवाने के लिए, वो होता है स्वतंत्र चर, है ना, फ्री वेरिएबल्स। इसका उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। पहली है विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक, दूसरी है संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक, सी है केवल विश्लेषणात्मक, और डी है केवल संश्लेषणात्मक। तो जो पहली है ना, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, ये विधि होती है भाई। विश्लेषण होता है पहले उसका, आपने उसको अच्छी तरह समझ लिया, और इसका अगर आपको एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, चलिए ठीक है, मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कोई पंखे का मोटर है भाई, हर कोई नहीं जानता कि वो खोलना कैसे है, या हर कोई नहीं जानता किसी बिजली के जो आइटम को खोलना कैसे है। पहले उसको बारीकी से देखो, अच्छी तरह देखो आप, है ना, वो क्या है, ये जो देखना है ना उसका, ये आपने उसका विश्लेषण किया, उसमें कितने स्क्रू हैं, क्या है। और विश्लेषण करने के बाद में आपने दिमाग में एक बात बनाई कि भाई अगर मैं इसके 4 स्क्रू खोल दूँ तो जो पंखा है वो पूरा खुल जाएगा। ये है क्या उसका, ये है उसका संश्लेषण। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है विश्लेषण संश्लेषण करना। पहले विश्लेषण करो अच्छी तरह से, क्या है उसके बारे में जानो, और फिर उसको आप उसका जो है सिंथेसिस यानी कि उसको संश्लेषण करके आप उसको आसानी से पढ़ा सकते हो बच्चों को क्लास में। बच्चों का इस विश्लेषण में क्लासरूम का जो आपकी एक्टिविटी होंगी, बच्चों का जो मानसिक स्तर है बच्चों का समझने का, वो सब कुछ इसमें आएगा। संश्लेषण में आप टॉपिक को किस तरह पढ़ाओगे, आप बच्चों से किस तरह प्रश्न पूछोगे, इसमें सब कुछ आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात मैं करता हूँ। 9 एक है सूची है, मिलान करना है सूची का। शिक्षण सूत्र हैं और मुख्य प्रतिपादक हैं। पहला है संपूर्ण से अंश, है ना, यह है गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक की ओर जाना। और दूसरा है स्व अध्ययन, यह है डाल्टन। तीसरा है भावनाओं का प्रशिक्षण, यह है मॉन्टेसरी और फ्रोबल। तो इसका जो उत्तर है बिल्कुल यही है भाई, संपूर्ण से अंश की ओर जो है ये गेस्टॉल्ट विधि है, और स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी की बात हम करते हैं, ये मेथड था डाल्टन के द्वारा दिया हुआ। और तीसरा है भावनाओं का प्रशिक्षण, तो ये था मॉन्टेसरी और फ्रोबल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। शिक्षण एक कला है, बी शिक्षण एक विज्ञान है, सी यह विज्ञान और कला दोनों है, डी यह न तो कला है और न ही विज्ञान है। तो भाई देखो, जब टीचिंग हम लोग करते हैं ना, टीचिंग की खास बात यह है, अगर आपको कहीं पढ़ाना है, आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ाया, तो पहले दिन आप थोड़ा कांपोगे, थोड़ा सा आप घबराओगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप परफेक्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये एक आर्ट है, आप लगातार प्रयास कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ जब आप कोई प्रयास करते हो, जैसे कि ड्राइंग है, आप ड्राइंग बना रहे हो, आप लगातार कोशिश कर रहे हो, तुरंत नहीं बन पाती, लेकिन लगातार कोशिश करने में वो अपना एक समय ऐसा आता है वो परफेक्ट बन जाती है। तो ये क्या है, ये कला है। अब विज्ञान कैसे है, मैं बात कर रहा हूँ टीचिंग की। टीचिंग के कुछ अपने नियम होते हैं, वो नियम भारत में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में या किसी गांव में, वो नियम वही के वही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पढ़ाते समय आप क्वेश्चन भी पूछोगे, है ना, पढ़ाते समय आप एग्ज़ाम्पल भी दोगे, पढ़ाते समय जो रियल ऑब्जेक्ट है उसका भी यूज़ करोगे। तो ये चीज़ आप केवल एक जगह नहीं करोगे, ये चीज़ कहीं भी, आप किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में कहीं भी आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। ये नियम है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो क्या है, विज्ञान। विज्ञान कभी नहीं बदलता, लेकिन कला समय के अनुसार बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है। शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर, शिक्षण का चिंतनशील स्तर, और शिक्षण का पेडागोजिकल स्तर। देखिए, मैंने इससे पहले अभी बात की थी मैंने आपसे स्मृति, बोध और चिंतन स्तर की।
स्मृति बेकार है, बोध थोड़ा अच्छा है और चिंतन सबसे अच्छा है। तो ये क्रम वही होता है, स्मृति, बोध और चिंतन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? क्या है? यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। बी, यह प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है। यह सी है, यह समूह केंद्रित होती जा रही है। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको इसमें देखो यहाँ हमने लिखा है शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट, है ना। पहले क्या होता था, जब हम प्राचीन समय की बात करते हैं, गुरुकुल की बात करते हैं, गुरुकुल में टीचर था और बच्चे थे। गुरुकुल जंगल में होते थे, मतलब खुली जगह, ऐसी जगह जहाँ शहर से बाहर, जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ शोर शराबा ना हो। और जब गुरु बैठता था तो गुरु हमेशा ऊंची जगह बैठता था, एक ऊंचे आसन पर, किसी पेड़ के नीचे, ठीक है। और बच्चे आसपास बैठते थे। जब गुरु बोलता था तो बच्चे ध्यान से उसकी बातों को सुनते थे। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो हाथों हाथ उसको तुरंत क्लियर कर लेगा गुरु से पूछकर, क्योंकि उस समय लिखने का काम नहीं था, सब कुछ सुनने पर ही होता था। गुरु ने उसका जवाब दे दिया। देखो दिक्कत केवल एक बच्चे को है ना, लेकिन अगर वो दिक्कत बार बार एक ही बच्चे को आ रही है तो ये सब चीज़ थी गुरु का अपमान। क्योंकि उस क्लास में एक बच्चे के अलावा बाकी बच्चे भी बैठे हुए हैं, उन्हें दिक्कत नहीं हो रही, हर कोई चुपचाप सुन रहा है ध्यान लगाकर और गुरु उसको बता रहा है। लेकिन अगर दिक्कत किसी एक बच्चे को है तो वो जो गुरु का अपमान था, तो इस चीज़ से बच्चे बचते थे। गुरु की बताई गई हर बात को ध्यान से सुनते थे, वहाँ प्रमुख था गुरु। जैसा गुरु ने बोला बच्चों ने वैसा ही सुना। उसे बोलते थे ऑटोक्रेटिक, या उसे बोलते थे अध्यापक केंद्रित शिक्षण। वहाँ पर अध्यापक प्रमुख था। लेकिन आज के समय में जब से मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में आया है तो बहुत ही एक अलग तरह की क्रांति हुई है और अब वो सब चीज़ बदल चुकी है। अब क्या है, बच्चे प्रमुख हैं और गुरु उन बच्चों को ध्यान में रखकर अपना शिक्षण करता है। अगर बच्चों की रुचि नहीं है तो गुरु का मतलब ये नहीं कि गुरु बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा, गुरु पढ़ाएगा, लेकिन पहले उन बच्चों का ध्यान उस शिक्षण में लाएगा, है ना। भाई क्लास में गर्मी है, बहुत गर्मी हो रही है, गुरुजी आ गए, अब गुरुजी पढ़ाएंगे या बच्चे पसीना पूछेंगे? तो ठीक है, काम है इसका, या तो गुरुजी जो है अपना खिड़कियाँ खुलवा देंगे या क्लास से बच्चों को बाहर ले जाएंगे जहाँ पर अच्छी ठंडी हवा, खुली हवा आ रही होगी, लेकिन गुरुजी पढ़ाएंगे। तो इसे बोलते हैं छात्र केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित, है ना, होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखो हम बात कर रहे हैं सेल्फ डायरेक्टेड, है ना, अपने आप स्वयं ही इस दिशा में काम कर रहा है खुद ही। इसको पैडागोजिकल है, एंड्रोगोजिकल है, दूरस्थ शिक्षा है, तो इसका है एंड्रो, है ना, एंड्रागोजिकल। तो ये इसका उत्तर सही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में कौन सा लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? हम बात किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं छात्रों से क्या अपेक्षित है। आखिर छात्रों से आपको क्या चाहिए? जब एक टीचर पढ़ाता है क्लास में तो वो बच्चों से क्या उम्मीद रखता है? क्या, देखिए यहाँ ऑप्शन है विशिष्ट, स्पेसिफिक, दूसरा है ध्यान देने योग्य, तीसरा है मापने योग्य। तो भाई ये सबका सभी है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो एक्चुअली उसमें ऐसा क्या है कि वो जो चाहता है बच्चे ही काम करें, तो बच्चे सारा काम करेंगे, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। सी, दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर हैं और डी, उनमें से कोई नहीं है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि टीचर जो है वो हमेशा स्वतंत्र होता है और छात्र आश्रित होते हैं टीचर के। अब है क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित शिक्षण स्तर में कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? देखिए, स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर, चिंतनशील स्तर और प्रयोग सभी। हमारा क्वेश्चन था कौन सा स्तर, है ना, कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि जो चिंतनशील स्तर है ये स्तर सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब अगर हम टीचिंग की बात करें तो हम सबसे अच्छे की बात करते हैं, बेकार की बात नहीं करते। चिंतनशील यानी कि चिंतन होता है, रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्टिव। तो इसमें क्या होता है, बच्चे खुद चिंतन करते हैं और कुछ भी वो बना सकते हैं। भाई 2 + 2 4 होते हैं, ठीक है, ये तो खाली स्मृति का हो गया, सबको पता है 2 + 2 4 होते हैं। बोध क्या होगा, बोध इसका ये होगा कि भाई अगर 2 बराबर संख्याएं या 2 या 2 मतलब कोई संख्या है, उसमें कोई और संख्या जोड़ी जाती है तो उसका जो होगा संख्या में से बढ़ जाएगी, ये बोध हो चुका है। अगर संख्या लगातार बढ़ रही है तो उसे जो बोलते हैं प्लस करना या जोड़ना। और चिंतन क्या है, हमें पता है कि अगर आपस में संख्याओं को एक साथ लाया जाए तो ये क्या होता है, ये होता है प्लस। और संख्या कितनी होंगी, कैसी होंगी, अगर बच्चा समझ चुका है तो बच्चा अपने आप ही ये जो क्वेश्चन होगा उसको जोड़ने का, वो अपना आप ही संख्याओं को चयन खुद कर लेगा और उसको हल कर देगा। ये होता है क्या, इसे बोलते हैं चिंतन स्तर। बच्चा सब कुछ समझ गया, और जो चीज़ बच्चा समझ चुका है खुद, ऐसी नॉलेज को बच्चा कभी नहीं भूलता, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ये नॉलेज रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम होता है कुरिकुलम। आखिर ये है क्या? ये ऑप्शन नंबर 1 है, एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश है। ऑप्शन नंबर बी है, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना है। ऑप्शन नंबर सी है, विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना शोध प्रबंध है। ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना है। जो कुरिकुलम होता है ना, कुरिकुलम ये होता है एक तरह से एक सीढ़ी। आपके सामने कोई सीढ़ी रखी हुई है, आपको उस पर चढ़ना है तो आप हमेशा 1 से लेकर 2, 2 से 3 पर चढ़ोगे। अगर आप सीधे 1 से 5 पर कूदोगे तो आपको चोट लग जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर कुरिकुलम जो या पाठ्यक्रम जो होता है, ये एक क्रम होता है जिसके द्वारा छात्र और अध्यापक अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं एक निर्धारित समय में। क्वेश्चन नंबर 18 है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है, बेंजामिन एस ब्लूम, बी है स्किनर, सी है कर्थवल और डी है सिम्पसन। तो देखिए, जो बेंजामिन एस ब्लूम है ना, इसका जो नाम है शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं BS ब्लूम। जो एस होता है ये होता है स्मिथ, बेंजामिन स्मिथ ब्लूम। तो इसका ऑप्शन यही है और इसका उत्तर भी यही है, बेंजामिन स्मिथ ब्लूम। इन्होंने क्या था, इन्होंने एक टैक्सोनॉमी दी थी, एक वर्गीकरण किया था ज्ञान क्षेत्र के हिसाब से, और उसको ब्लूम की टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं आपको बहुत जल्द वो करवा दूंगा, बहुत आसान है। और उसमें से कभी ना कभी क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं विभिन्न ऐसे जो परीक्षाओं में जो कि अध्यापन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? देखिए, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, है ना। कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को, आपने पहले से कुछ सीख रखा है, और प्रतिबिंब होता है छाया, है ना, उसके परछाई, वो बताएगा कि आपने सीख रखा है। तो क्या होगा, धारणा, अनुप्रयोग, ज्ञान, विश्लेषण। ये होता है क्या, अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन। आपने कुछ चीज़ सीखी है तो सीखिए, पता से चलेगा उसका, हमें तो पता तब चलेगा जब आप उसका प्रयोग करके दिखाओगे। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? संश्लेषण, विश्लेषण, धारणा और मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो क्षेत्र होता है ना, संज्ञानात्मक क्षेत्र का, कॉग्निटिव जो डोमेन है, इसका उच्चतम स्तर कौन सा है? तो ये होता है मूल्यांकन। भाई मूल्यांकन क्यों है, मैं आपको मोटा सा समझा दूँ आपको। मूल्यांकन एक ऐसा पद है,
एक ऐसी स्टेज है जिससे पता चलता है कि बच्चों ने क्या सीखा और टीचर ने क्या सिखाया। मतलब सबसे लास्ट का स्टेज यही होता है मूल्यांकन। आप अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुए हो, ये होता है मूल्यांकन। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मूल्यांकन। ये सारे क्वेश्चन ब्लूम की टैक्सोनॉमी के ही हैं इसमें जो आ रहे हैं अभी। इसमें अगर हम बात करते हैं ना, उसमें जो उसके ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी शैक्षणिक जो उद्देश्य हैं उसका वर्गीकरण है। और उसमें अगर ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात की जाती है तो वो होते हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। कुल मिलाकर 7 पद होते हैं उसमें ज्ञानात्मक क्षेत्र में उसके। तो ये सब उसकी बात कर रहा है अभी। खैर, क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात करता हूँ। तो इसमें है कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। देखिए हम बात कर रहे हैं सत्तावादी, है ना, ऑटोक्रेट की बात हम कर रहे हैं। तो कौन सा ऑटोक्रेट होगा? शिक्षक केंद्रित, शिष्य केंद्रित, मुख्याध्यापक केंद्रित, अनुभव के आधार पर। भाई मुख्याध्यापक आप भूल लो, मुख्याध्यापक तो जो आपका प्रिंसिपल, उसका मतलब क्या है भाई? क्लास में केवल टीचर होता है, प्रिंसिपल नहीं होता। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा वो होगा शिक्षक केंद्रित। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में सूची है 1 और सूची 2 है, इनको हमें मिलाना है। इसमें क्या है? सीखना है, सॉरी क्रिया करके है, क्रिया करके सीखना है, और पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा है, और अगला है सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति है, और नंबर 4 है दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है। तो जो पहला वाला होगा ना इसका, जो इसका पहला वाला होगा क्रिया करके सीखना। देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं करके सीखने की, है ना, करके सीखना। भाई प्रकृतिवाद अगर होता है तो प्रकृतिवाद बात करता है जहाँ पर प्रकृति की बात हो, जहाँ पर प्रकृति की बात हो, फ्री, ये होता है करके सीखना। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्रकृतिवाद में बात की जाएगी प्रकृति की, है ना, नेचर की। और जो आदर्शवाद होगा, आदर्शवाद को आप ऐसे समझिए जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो। भाई हम भगवान श्री राम की बात करते हैं, वे थे आदर्शवादी। उनके आदर्शों की बात होती थी अपने माता पिता का कहना मानना, और जो अपना धर्म है वो निभाना। व्यवहारवाद होता है, ये होता है भाई कुछ काम अगर आप करते हो उसकी बात है, प्रैग्मेटिज्म, जिसको आप करके कर सकें। और यथार्थवाद होता है वास्तव में जो इस समय का करंट। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए मैं पहले बात करता हूँ नंबर 2 की, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। तो इसका होगा पर्यावरण किस में आएगा? प्रकृति में आता है ना, 2 का 1। तीसरा है सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति। मैंने बात की थी आपसे आदर्शवाद की, जहाँ सब कुछ आदर्श होगा। तो सत्य, सौंदर्य और भलाई, या कह सकते हो सत्यम शिवम सुंदरम। इसका होगा तीसरे ऑप्शन का होगा नंबर 2। चौथा है यह दुनिया जिस रूप में है और अब और यहाँ है। यानी कि मैंने कहा था आपसे भी यथार्थवाद के बारे में, यथार्थवाद बात करता है अब की, करंट की, या जो भी है। कल क्या था उसका मतलब कुछ नहीं है, कल क्या होगा उसका मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब हमें केवल आज का, यानी कि यथार्थवाद क्या होगा? यह होगा आज का। अब क्या बचा? अब बचा है आपका नंबर 1। नंबर 1 है करके सीखना। तो ये होता है व्यवहारवाद, है ना, व्यवहारवाद होता है करके सीखना। तो उसका जो ऑप्शन होगा, देखिए इसका ऑप्शन हम लाकर देखते हैं, इधर ऑप्शन नंबर बी। पहले का तीसरा है, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का 4। क्वेश्चन नंबर 23 है बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? पहला है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, दूसरा है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, और तीसरा है क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र। अभी से पहले मैंने आपसे बात की थी बेंजामिन स्मिथ ब्लूम की। मैंने कहा था उनकी एक टैक्सोनॉमी है, और मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे होगी। इसको याद करना पड़ता है, हालांकि बहुत इजी है उसे याद करना। तो यहाँ उसी की बात कर रहा है, ये कह रहा है बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है ना, वे प्रतिबिंबित होते हैं। भाई अब ध्यान से देखिएगा, जो सामने लिखा हुआ है ना, ये है ब्लूम की टैक्सोनॉमी। मैंने आपसे बोला था ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक यानी कि संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो यहाँ जिसकी बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं बौद्धिक कौशल की। बौद्धिक यानी कि दिमाग। अगर आप बात करते हैं ज्ञान की, ज्ञान होता है बुद्धि का, भाव होता है दिल का, और क्रिया होती है
हाथों की। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बौद्धिक कौशल की। बौद्धिक कौशल क्या होगा? ये होगा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। ठीक है। और एक चीज़ जो आपको बता दूं यहाँ पर मैं, जो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, इनमें सबसे अच्छा माना जाता है क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र। ऐसी कोई बात जिसको बच्चा खुद करे, उसे वो ज्ञान जो मिलता है उस चीज़ से, वो ज्ञान उसका लाइफ लॉन्ग रहेगा, एक लंबे समय तक उसके साथ रहेगा। आप किसी की बात सुनते हो, आप उसको भूल जाओगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए लेटेस्ट जो घटना हुई है अहमदाबाद की, जहाँ प्लेन क्रैश हुआ है, हमने केवल उस विमान की स्थिति देखी, उसको जलते हुए देखा, और व्हाट्सएप वगैरह पर जो हमने उसकी इमेज देखी है जली हुई लाशों की, तो हमारे मन में केवल फीलिंग हुई है कि कितनी बुरी तरह जले हैं वो, है ना। लेकिन सही बताऊं, कुछ समय के बाद हम इस बात को भूल जाएंगे, कौन जला, कैसे जला, क्या हुआ। लेकिन वे लोग जिन्होंने वो पीड़ा झेली है, अब तो खैर नहीं है वे लोग, पर जो एक बचा हुआ है ना अभी सीट नंबर 11 वाला, ये इस इंसिडेंट्स को लाइफ टाइम भूल नहीं पाएगा कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि इसने वो चीज़ करके देखी, ये वहाँ था उस समय, ये मौके में मौजूद था, ये सब चीज़ इसकी आंखों के सामने थी। जो चीज़ आप खुद करते हैं वो नॉलेज आपको हमेशा रहती है लाइफ टाइम। जो उस चीज़ का भुगत भोगी वो चीज़ को जानेगा लाइफ टाइम के लिए। और ये चीज़ वहाँ नहीं, ये चीज़ आपकी क्लास में भी है, स्कूल में भी है, घर में भी है। आप बच्चे को कुछ पढ़ा लो, बच्चा समझेगा, कुछ समय के बाद भूल जाएगा। लेकिन बच्चों को काम करने के लिए अक्सर घर पे को देते हैं, एक्सपेरिमेंट करके लाइए आप, तो वो इसलिए देते हैं कि बच्चा खुद करेगा। बच्चा क्योंकि खुद करेगा तो उसको जो वो नॉलेज मिलेगी लाइफ टाइम वाली। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी 25 नहीं, सॉरी 24 नंबर है ना। निम्नलिखित में किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्य और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? ये होता है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। भाव कहाँ के होते हैं? दिल के होते हैं भाई। मूल्य है ना, मूल्य और हित, अच्छा बुरा जो भी है, जो दृष्टिकोण, नजरिया जो होता है देखने का, वही जो चोरी कोई इंसान करता है, वही चोरी अच्छी है बुरी है, तो हमारा दिल बोलता है, मतलब ऐसा बोला जाता है, हालांकि सब काम दिमाग से ही होता है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा है ना। तो ये होता है क्या? ये होता है भावनात्मक क्षेत्र, इसको बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। और जो भाव निकलते हैं कहाँ से? दिल से। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है? मैंने आपसे ऊपर बताया था क्वेश्चन नंबर 23 में, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। क्रियात्मक क्या थी? जहाँ बच्चा खुद करे। और यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं ये भी वही है, जहाँ पर शारीरिक कौशल संबंधित है, जहाँ बच्चा खुद मेहनत करता है। तो ये कौन सा होता है? इसको बोलते हैं हम साइकोमोटर डोमेन, यानी कि मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। सबसे अच्छा माना जाता है ये। इसकी जो नॉलेज है वो, अगर आप कुछ ज्ञान ले रहे हो उससे, तो वो ज्ञान आपको लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा, आप भूल नहीं पाओगे उसको। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? ए, किसी विशेष विषय का वर्णन करना, बी, फोटो फिल्म का विकास करना, सी, निबंध लिखना, और डी है अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना। देखिए मैं बात कर रहा हूँ संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक जो होता है वो होता है, क्या होता है? वो होता है अज्ञानात्मक, है ना, संज्ञान, कॉग्निटिव। कहाँ से होगा? दिमाग से होगा। हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है, तो क्या है? किसी विशेष विषय का वर्णन करना, है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, यानी कि साइकोमोटर के रूप में लिया जा सकता है? पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, दूसरा है प्रयोग करना, सी है दो प्रयोगों के परिणामों का लेख करना, और डी है एक कहानी का वर्णन करना। देखिए मैंने आपको बताया है अभी, साइकोमोटर जो होता है वो काम जिसको बच्चा खुद कर सके अपने हाथों से, जहाँ उसके शारीरिक जो अंग हैं ये हाथ के, मतलब जहाँ से कर सके वो। आप किसी बच्चे को खेती के बारे में बता रहे हो, खेती ऐसे होती है, वहाँ खाद डलता है, यहाँ पैदा होती है ना, तो वो खाली दिमागी रूप से हो गया है। और आप कहोगे भाई बारिश का मौसम आएगा, ये होगा वो होगा, चलो उसके मन में फीलिंग आ गई, बारिश का मौसम भी आ गया, ये हो गया, लेकिन बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं पाया अभी तक। जब बच्चा खुद करेगा, आप बच्चे को किसी ज़मीन पर ले जाओ, आप उसको खेती करवा कर देखो, तो वो जो होता है उसे बोलते हैं क्रियात्मक, यानी कि साइकोमोटर। और ऐसा जो ज्ञान बच्चा खुद लेगा करके, वो ज्ञान उसके काफ़ी लंबे समय तक साथ रहेगा। यहाँ हमने वही बात की थी अभी
प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? पहला है शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। दूसरा है शिक्षा और शिक्षण में अंतर है। तीसरा है शिक्षा शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है। डी है उपरोक्त सभी सही है। देखो भाई, शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, अगर बी को मैं देखता हूँ तो बिल्कुल हाँ अंतर है दोनों में। सी में देखता हूँ शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है, बिल्कुल है। लेकिन जो ए है शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए, शिक्षा होती है बहुत बड़ी, शिक्षण केवल एक पार्ट है उसका। जैसे एक घर है ना, जैसे कि हम कहते हैं भाई घर की बात की जाती है, घर में मुखिया एक होता है, बाकी सब होते हैं उसके हिस्से। ऐसी आपकी होती है शिक्षा, बहुत बड़ी। शिक्षा मनुष्य के पैदा होने के साथ से लेकर उसकी मृत्यु तक लगातार चलती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ उसे सिखाती है, मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरे पिता हैं, ये तेरा भाई बहन, सब कुछ बच्चा सीखता है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने आस पड़ोस के जो दोस्त बने, उसके नए मोहल्ले पड़ोस के लोगों को देखा जो गाली दे रहे हैं, बच्चे ने वो गाली सीखी, बच्चे ने उसका प्रयोग किया, माँ ने उसको डांट दिया, बेटा गलत बात है। तो लगातार उसको शिक्षा मिल रही है ना, बच्चा सीख रहा है। फिर बच्चा स्कूल में गया तो स्कूल में भी उसको शिक्षा मिली। इसी तरह से जब एक इंसान बूढ़ा होता है और मृत्यु के कगार पर पहुंचता है, बिल्कुल वो पड़ा हुआ है बिस्तर पर, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने उससे कहा कि भाई एक काम करो ताऊ जी, आप जो है अपनी जो करवट लेकर लेटो, आपको आराम मिलेगा। तो उसने वहाँ उसकी बात सुनी और उसका प्रयोग में लिया। ये सब शिक्षा का ही रूप है। लेकिन शिक्षण की बात करता हूँ तो शिक्षण जो है ये स्कूल कॉलेज तक ही सीमित होता है ना। तो जो शिक्षण है वो शिक्षा का केवल एक पार्ट है। शिक्षण शिक्षा का पार्ट है, ये पूरी शिक्षा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषता को दर्शाता है? अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल और उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? पहला है जो एक कठोर अनुशासक है। देखिए, हम क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, ये कह रहा है शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है ना, सबसे अधिक बेकार है, अनुपयुक्त। जो एक कठोर अनुशासक है। बी है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है। सी है जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है। और डी है जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है। तो इसका जो उत्तर है ना, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, ये इसका उत्तर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं? कौन से अध्यापन का सिद्धांत है? पहला है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, दूसरा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, और चौथा है प्रकृति का पालन करना। ये सभी हैं, ये सभी टीचिंग के जो सिद्धांत हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाते हैं? पहला है संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, दूसरा है यानी कि बी वो है संगठक भागों का संयोजन करना, सी है दोनों ए और बी, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन समझ लीजिएगा पहले, कौन से विकल्प का विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता है ना, कौन सा विकल्प विश्लेषण के अर्थ को, एनालिसिस का जो मीनिंग है कौन दिखा रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 1 संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हल का ढूंढना, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। सॉल्व कब करोगे आप तभी सॉल्व करोगे उसको जब आपने वो अच्छी तरह से समझ ली होगी और आप उसको समस्या को ढूंढ सकते हो, आप तभी सॉल्व कर सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 33,
निम्नलिखित में कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? क्वेश्चन हमारा रिपीट करो दोबारा से। कौन सा शब्द क्लास में पढ़ाते समय विषय वस्तु को आसानी से बताने के लिए प्रयुक्त करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? शिक्षण विधि। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न पूछ रहा है कि कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियम के लिए, ठीक है। तो पहला है शिक्षण विधि, दूसरा शिक्षण सिद्धांत, तीसरा है शिक्षण तकनीक और चौथा है शिक्षण रणनीति। तो उसको हम बोलते हैं शिक्षण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए? ए है अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, बी है छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, सी है अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर वो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 35वां है, निम्न में शिक्षण व्यवसाय के आरंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है? देखिए, शिक्षक की सराहनीय अकादमिक पृष्ठभूमि, संचार कौशल, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना और आयोजन क्षमता। तो इसका जो उत्तर है सही वो है शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण माफ करना निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो हम जो पूछ रहे हैं हम पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है, यानी कि प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है ना। क्लास में जो आप पढ़ा रहे हो वो प्रभावी है, तो उस प्रभावी को बताने के लिए क्या सही है? ये सही है शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, क्योंकि भाई अनुशासन बनाना, निष्कपटता और अभिरुचि ये चीज़ अलग है, लेकिन क्लास में छात्रों को सिखाना और समझाना, आप सिखा रहे हो, आप समझा रहे हो, दिक्कत है तो आप फिर समझाओगे उसको, है ना। तो ये है इसका। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहा हूँ। 37 में आपकी एक तरफ है दार्शनिक और एक तरफ है दर्शन। यहाँ पर सूची 1 सूची 2 दे रखी है। एक तरफ है टैगोर और विवेकानंद है। टैगोर के सामने है सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है और विवेकानंद के सामने है कर्म का सिद्धांत। आगे जो सूची है, सूची मतलब इसमें ऑप्शन नंबर 3 है इसका, महात्मा गांधी, उसके सामने है बालक सभी प्रकार के पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। चौथा है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के सामने लिखा हुआ है योग शिक्षा का एक माध्यम है। तो चलिए बताते हैं इसमें। ये पहला है, पहले का ऑप्शन है इसमें 3। देखिए टैगोर की बात मैं कर रहा हूँ। टैगोर ने जो बताया था, टैगोर ने बोला था कि बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। टैगोर ने बालकों को किताबों से अधिक बल दिया है कि बालक महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद की बात की जाती है तो स्वामी विवेकानंद जो है वो योग शिक्षा का एक माध्यम है, ऐसा बोलते हैं। और महात्मा गांधी का जो है, महात्मा गांधी कहते हैं कि सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, ये महात्मा गांधी का बताया हुआ है। और रही बात बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म बात करता है कर्म के सिद्धांत के, ठीक है ना, कर्म के सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 की, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सोच बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38, यह किसने कहा कि शिक्षा मानव का निर्माण है जो चरित्र निर्माण करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये परिभाषा है। परिभाषा का एक बात देखिएगा, जितने भी दार्शनिक हैं, यानी कि जो ऐसे लोग जो अपने समय में अपने अपने क्षेत्रों के प्रमुख रहे हैं, हालांकि हम जिनकी बात कर रहे हैं ये आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ना, समाज को जागृत करने में। तो इन्होंने किसी भी टॉपिक के ऊपर इन्होंने जो भी कुछ अपना विचार दिया है वो एक तरह से कोटेशन बन गई है,
तो ये जो बात है, ये बात बोली थी स्वामी विवेकानंद ने। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन सी गतिविधियाँ शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? उद्देश्य का निरूपण, शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, छात्रों की रुचि के बारे में जानना, या ये सभी? देखिए, हम बात कर रहे हैं शिक्षण की प्रक्रिया में, यानी कि क्लास में पढ़ाने के समय जो होगा ना, उसमें सबसे पहली क्या है? तो ये है उपरोक्त सभी। आप जो उद्देश्य हैं आप उनको बताओगे, भाई उद्देश्य क्या है, आप जो आप आज पढ़ाओगे उसका उद्देश्य क्या है, बच्चा उसको सीखेगा तो उसका उद्देश्य क्या है, बच्चा आप क्या चाहते हो कि बच्चों को किसके बारे में सिखाना चाह रहे हो? कोई कहानी है ना? या आप देखिए, कोई कहानी है, अगर किसी हम कहानी की बात करते हैं, जैसे मेरी माँ कहानी है, तो भाई छात्रों को मेरी माँ जो कहानी है उसके बारे में बताना। मैं चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि छात्र उस कहानी के बारे में जान सकें। अगर मैथ है तो मैथ में कोई टॉपिक है तो जाहिर सी बात है मैं चाहता हूँ कि छात्र जो है रेखागणित के बारे में जान सकें, या छात्र लाभ हानि के बारे में जान सकें, ये मेरा उद्देश्य है। और शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, कि मुझे आखिर बच्चों को किस तरह सिखाना है ना? मैं किस तरह से उनको इंस्ट्रक्शन दूंगा, पहले प्रश्न पूछूंगा या कुछ और बताऊंगा, तो इसकी सबकी प्लानिंग करनी पड़ेगी उसमें, क्लास में पढ़ाने से पहले। छात्रों की रुचि के बारे में जानना, अब एक चीज़ ये भी है कि आप जो कुछ पढ़ाओगे, भाई छात्रों की रुचि है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ाओगे, आप पढ़ाओगे, लेकिन छात्रों की रुचि को अपने टॉपिक की तरफ लाओगे, जिससे कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें और वो उसको सीख सकें। तो यहाँ पर जिसका उत्तर है वो है डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है? छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों के चरित्र का निर्माण करना, और एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। देखिए, यहाँ पर छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। एक बात आप याद रखिएगा कि पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सही बताऊँ, ये ऐसा कुछ प्रभाव नहीं डालती है। कोई इंसान काला है, गोरा है, भाई कोई शारीरिक रूप से विकलांग है तो वैसा ही रहेगा जैसा वो है। ये केवल जो आपका मानसिक विकास है ना, जो दिमाग है, केवल उसमें परिवर्तन करती है। किसी भी विषय के बारे में आपकी सोच को थोड़ा बड़ा करती है, आपके मन में नए विचार पैदा करती है, तो इसको हम बोलते हैं व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, यहाँ व्यवहार का मतलब ये है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है? शिक्षण कौशल में नैपुण्य, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में नैपुण्य, शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण्य, या उपरोक्त सभी? हमारा प्रश्न था कि कौन सा कारक शिक्षण दक्षता के लिए है ना आवश्यक है, यानी कि पढ़ाने के लिए आवश्यक है। आपको परफेक्ट टीचर बनना है तो उसके लिए आवश्यक क्या है? तो भाई यहाँ पर सभी कुछ होगा। यहाँ जो लिखा है ना शिक्षण कौशल, ऑप्शन नंबर ए में, ये कौशल ये होते हैं स्किल। यहाँ कौशल का मतलब ये है, देखिए कोई इंसान बात करने का बहुत अच्छा उसका स्किल होता है, उसकी आप बात सुन रहे हो अच्छी तरह से। कोई ऐसा होता है जो हर चीज़ में एग्जाम्पल से आपको समझाएगा, है ना। कोई ऐसा है जो आपको कहानी सुनाएगा, कोई ऐसा है खाली प्रश्न उत्तर से ही आपको सब कुछ सिखा देगा। किसी का जो कोई अगर एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है तो कोई एक्सपेरिमेंट से उसको समझाएगा। तो ये होते हैं अलग अलग तरह के स्किल। ये स्किल का जो मतलब है ना शिक्षण कौशल, टीचिंग में भी ऐसे बहुत सारे स्किल होते हैं। बी के पासी की बात करें तो भाई 14 बता रखे थे उन्होंने। तो टीचिंग में स्किल काफ़ी सारे होते हैं। अगर बीएड की बात की जाए तो वहाँ पर उनके बारे में बाकायदा पाठ योजना बनती है, लेसन प्लान बनता है, टीचिंग होती है। तो यहाँ जिसका ऑप्शन का उत्तर होगा वो होगा इसका डी, सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1, अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। संप्रेषक को हास्य का अच्छा बोध होता है। संप्रेषक को विस्तृत पठन ज्ञान होता है। संप्रेषक को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। देखिए, संप्रेषक जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होता है सेंडर, अपनी बातों को किसी दूसरे को बताने वाला, संप्रेषक होता है सेंडर, भेजने वाला, अपने विचारों को औरों के सामने प्रस्तुत करने वाला।
तो ये कह रहा है कि अपने अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। भाई सीधी-सीधी बात है, ये बात गलत है इसमें, क्योंकि एक अच्छा अगर कोई इंसान अपने विचारों को अच्छी तरह बता पा रहा है सबके सामने, तो ज़ाहिर-सी बात है वो एक अच्छा अध्यापक हो सकता है। और ऐसे अध्यापक ही अच्छे अध्यापक होते हैं जो किसी भी बात को औरों के सामने बहुत ही आसान तरीके से समझा सकें। विषय कोई भारी नहीं होता, ठीक है? हम बोलते हैं कि भई गणित बहुत मुश्किल है या भूगोल मुश्किल है या बायोलॉजी मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। विषय सारे आसान हैं। दिक्कत ये होती थी पहले भी, आज भी है, कि उसको पढ़ाने वाला जो है वो अच्छा संप्रेषक नहीं था। उसने आपको समझाया ही नहीं कि आखिर ये चीज़ है क्या और ये क्यों है। तो ये इसका ऑप्शन ए जो है वो गलत है कि एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 44, एक सफल शिक्षक वही होता है जो, ऑप्शन ए, वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। ऑप्शन नंबर बी, जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता हो। ऑप्शन नंबर सी, वह छात्रों के लिए अधिगम्य हो। ऑप्शन नंबर डी, उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हों। तो हम बात कर रहे हैं सफल शिक्षक कौन है। तो सफल शिक्षक वो है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। अभी मैंने इससे ऊपर आपको बताया था, संप्रेषक की बात मैंने की थी। देखिए, अपने जो संप्रेषक मैंने आपको बोला है, एक अच्छा संप्रेषक वही होगा जिसको उस विषय की जानकारी अच्छी होगी। अब पता किसी को वो है नहीं और आप अपना ज्ञान दिखाने के लिए आ जाओगे, तो ना तो आप अच्छे संप्रेषक बन सकते हो और ना ही आप अच्छे विषय के ज्ञाता बन सकते हो, ना ही आप एक अच्छे अध्यापक बन सकते हो। तो यहाँ क्या है, जो एक अच्छा टीचर वही हो सकता है जो अपने विषय का अच्छी तरह से ज्ञाता होगा। अगर अच्छा ज्ञाता होगा तो जाहिर सी बात है, अगर वो संप्रेषण जानता है अच्छा और, है ना, तो वो और ज़्यादा अच्छा टीचर बन जाएगा। पहली बात है ज्ञाता होना चाहिए, दूसरी बात है कि वो अच्छा संप्रेषक यानी कि सेंडर होना चाहिए, अपनी बात को बताने वाला होना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत जल्द ही आपके सामने एक नई क्लास लेकर आऊँगा जिसमें क्वेश्चनों की संख्या मैं काफ़ी ज़्यादा रखूँगा। ये मेरा पहला प्रयास था आपके सामने ऐसे प्रश्नों को लाने का। अगर आपको अच्छे लगें तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाकी बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।